पैदल यात्रा आई है, नई क्रांति लाई है, पैदल यात्रा आई है। ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जहां पर हमारे साथी संजय कालवर जी जहां पे नहीं होते। इनके नाम की विनोद डूमर था। देखियो साथियों, ये जहां भी समाज की कोई बात होती है, चाहे थाने की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, जहां भिड़ने की बात है, हमारे सुरेंद्र पहलवान की तरह ये भी दबंग साथी है, कहीं भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। समाज के हित में हर जगह डट कर खड़ा हो जाता है। एक छोटी सी उम्र में साथी का पूरा संघर्ष जोरदार तालियां दोबारा से विनोद। हमारे साथी है पूर्व सरपंच रमेश कुमार जी, हमारे साथी रमेश सरपंच जी, जिनका काफी व्हाट्सएप पे हमने काफी देखा, नाम बहुत सुना है। साथी पहली बार देखा आप हमारे बीच में आए और इस पैदल यात्रा में हमारे साथी कीमती लाल जी का आप तन मन धन से कदम मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। आप साथी का कैथल पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनकी कंपनीज के आप सीईओज की यदि बात सुनोगे कभी तो कहते 100 आदमियों के पास जाइए। यदि वो 10 आदमी लेकर के आता है ना 100 आदमियों में से, उसको रिवार्ड दिया जाता है। और हमारे 10 साथी भी जब आते हैं तो उनके साथ जब 2-4 साथी हमारे साथ जैसे आगे मान लो, और पहले ही हमारे समाज में ज्यादातर हमारा समाज कुछ नहीं कर सकता। अभी 3-4 दिन पहले एक मीटिंग थी चीका के अंदर समाज के अंदर, वैसे ही कई लोगों से जनरली वैसे ही पूछ लिया। मैंने कहा समाज में ठीक है, समाज नहीं कुछ करता, मैं ये कहता हूँ उनकी दिक्कतें समझ सकते हो आप। गांव से एक शहर की मीटिंग के अंदर आना, जिसके बच्चे में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं, जो बच्चा अपनी पेरेंट्स मीटिंग में अपनी दिहाड़ी छोड़ करके नहीं आ सकता, क्या वो सामाजिक कार्यों के लिए आप उससे उम्मीद कर सकते हो? सामाजिक कार्य तो पढ़ा लिखा जो सक्षम है वो आदमी आ सकता है। सक्षम आदमियों के साथ हमारी लड़ाई होनी चाहिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए। और हमारा लगभग 80 से 85% समाज ऐसा ही है कि वो हैंड टू माउथ, उनको अपनी दिहाड़ी का ध्यान है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि सकारात्मकता लेके हमें सकारात्मक होना ही पड़ेगा। जितने साथी हैं वेल एंड गुड, उनसे ही काम चलाएंगे। सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जो आपकी जो फैमिली जो आईडी है उसमें जाति अंकित है, उसी आधार पर आपकी जो सर्टिफिकेट डीएससी का बन जाता है। तो साथियों, हम बताना चाहते हैं जो ये साथी सिरसा से क्यों चले। साथियों, 17 साल की पीड़ा है। 17 साल में बच्चा पैदा होकर बॉर्डर पर लड़ने के लिए, देश के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और 17 साल का बहुत लंबा अरसा होता है। हम 17 सालों से यह दुख भोग रहे हैं, लगभग हम कई दशकों पीछे चले गए हैं। साथियों, जो ये भीषण गर्मी में आंधी आवाज दो, आवाज दो, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। तुम क्यों ना दोगे, तुम क्यों ना दोगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपना किया हुआ वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। नौकरियों में आरक्षण बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। नौकरियों में डीएससी लागू करो, लागू करो, लागू करो। नौकरियों में आरक्षण बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। नौकरियों में डीएससी लागू करो, लागू करो, लागू करो। घोषणा पत्र याद करो, याद करो, याद करो। एससी वर्गीकरण नौकरियों में बहाल करो, बहाल करो। साहब की सरकार आ गई तो दादा साहब की सरकार को हाई कोर्ट ने, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा 3 बार, भाई आप सरकार बताएं क्या चाहती है, इसका जवाब दे। तो दादा साहब की सरकार ने, मित्रों समाज के हम भाई बैठे हैं, आपको तथ्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
हम इसके बीच में रहे हैं। तो चौटाला साहब ने जब जवाब भी दिया, वो सिंपल एप्लीकेशन जनहित याचिका बन के रहेगी और एक्स पार्टी स्टे दे दिया, अपने खिलाफ स्टे दे दिया। और स्टे देने के बाद जब हमें पता चला तो हमने अशोक अग्रवाल जी वकील करे, अपने साथी सारे निश्चय सारवान जी थे, दास जी थे, हम सारे साथी रोसल्ला सभी साथी थे, तो वो हमें उसको पेश किया। सारी ही अपनी जातियाँ, कोड है, कृतिक है, बाजीगर है, पूरी की पूरी बिरादरी वाइज वकील किया हमने। और डीएससी का जो फॉर्म बढ़ाया हमने, उसका कॉमन वकील एक होता है, उसमें हमें कामयाबी मिली और वो स्टेट टूट गया। और 14 था जिसको ईवी चन्नैया के नाम से था, ईवी चन्नैया जस्टिस थे, आंध्र प्रदेश का ABCD के 4 पत्ते भी थी उसको। तो वो उसकी वकालत सही ढंग से न होने के कारण वो ABCD कैटेगरी तोड़ दी। और तोड़ने के बाद 15-20 दिन के बाद 7 जून 2006 को ये हमारी डेट लगी। और डेट लगने के बाद ईवी चन्नैया की फाइल के मुताबिक ही हमारा केस मतलब फाइल के हमारे जज ने और वो केस भी हमारी तोड़ दी। 15 दिन के बाद पंजाब का डेट लगनी थी, क्योंकि उनका भी एरिया हमारे से पहले था। पार्टी है, इसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहा था कि भाई हरियाणा में हमारी सरकार आ जाएगी, भाजपा की सरकार आएगी तो हम वर्गीकरण को लागू करेंगे। मैंने एक बार सीएम साहब को, ये जो मौजूदा सीएम है, वहाँ इनकी कोठी में भी बात हुई थी, वहाँ भी हमने कह थे हम जो आपसे मांग कुछ नहीं रहे, हम तो आपका वायदा याद दिला रहे हैं, आपने जो वायदा किया उसको पूरा करो। और जो आपने कहा है और आपने ये मान लिया जो करो, तो अब क्या है कि अब थोड़ा सा आपको जोर लगाना है, ये मिल सकता है। जोर कैसे लगाना है कि जब हमारी एकता होगी हम इकट्ठे होंगे। अब ये जो हमने एक बीड़ा उठाया है, अगर हम 23 तारीख को जाएंगे, करनाल में बैठेंगे, मतलब वहाँ मेमोरेंडम भी देंगे अपनी। अगर वहाँ अगर थोड़े में लोग हुए ना, कोई पूछने वाला वो कहेंगे ये तो। हाँ जी सोनू जी, जो ये आज यात्रा आई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो सर मैं आपका प्रेस का धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पहुँचे। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये सरसा से हमारी टीम है कीमती लाल जी की, जो DMC के बारे में हमारे को वर्गीकरण किया गया है सरकार के द्वारा। इसमें हमारे को शिक्षा में तो दे दिया है और नौकरियों में नहीं दिया, जिससे हमारे बच्चे वंचित रह रहे हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं, जब शिक्षा में हमें दे दिया ब्याड़ी की ब्याड़ी जाति को, तो हमारे को नौकरियों में भी इसका लाभ मिले। मैं बीजेपी सरकार से अनुरोध करूँगा कि एक तरफ तो एक जाति और एक तरफ ब्याड़ी जाति, इससे हमारे बच्चे भी बिल्कुल वंचित रह रहे हैं। इसमें भी हमारे को वर्गीकरण किया जाए। आरक्षण तो हमारे को दे रखा है सरकार ने, लेकिन सारा आरक्षण का फायदा हमारे बड़े भाई उठा जाते हैं और ये ब्याड़ी जो भाई है छोटे, ये रह जाते हैं। अगर वाल्मीकि समाज को बीजेपी की सरकार ने अगर ये मांगे नहीं मानी तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगर बीजेपी सरकार ने हमारी ये बातें नहीं मानी तो आने वाले विधानसभा इलेक्शन में और लोकसभा इलेक्शन में ब्याड़ी की ब्याड़ी जाति इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगी और इनको बताएगी कि ब्याड़ी जाति के साथ इन्होंने कितना बड़ा वो किया है, भाई एक जाति को दे दिया और बाकी छोड़ दी। क्योंकि हमारे लोग इस वर्गीकरण से बिल्कुल वंचित है और सरकार ने इतना होना चाहिए कि हम ब्याड़ी जाति का वो कराए, कम से कम वर्गीकरण कराए, भाई समाज कितना वंचित है ये, और इनको लाभ मिले नौकरियों में। जब शिक्षा में दे दिया तो नौकरियों में देना चाहिए। जो ये यात्रा सरसा से चलकर कैथल आई है, आप इस यात्रा के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इस यात्रा के लोगों को संदेश देना चाहूँगा, ब्याड़ी की ब्याड़ी जाति इस यात्रा के साथ खड़ी है और सारा समाज खड़ा है और हर तरह से इनके साथ हम कंधे में कंधा मिलाकर चलेंगे और सारा समाज इनका साथ देगा। जी सर, क्या कुछ कहना चाहूँगी आज की यात्रा के लिए? आज की यात्रा और आज के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम DSC समाज की समस्त टीम हरियाणा की 2 दिशाओं से पैदल चली हुई है।
हमारी एक पैदल यात्रा सिरसा से करनाल के लिए चली हुई है और एक रथ यात्रा रेवाड़ी से करनाल के लिए चली हुई है। दोनों यात्राओं का समापन करनाल में होगा सीएम आवास पर, और दोनों यात्राओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, डीएससी वर्गीकरण जो शिक्षा में दिया सरकार ने पिछड़े हुए तबके को, पिछड़ा हुआ तबका यानी कि वाल्मीकि, सैंसी, घाणक, बाजीगर, डेया, सिकलीगर, बावरिया, ये सभी 42 जातियाँ, इनको डीएससी वर्गीकरण के नाम से शिक्षा में जो आरक्षण दिया है। हमारी समस्त डीएससी टीम का डीएससी समाज की 42 जातियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है इन दोनों यात्राओं को लेकर कि डीएससी वर्गीकरण को जो है नौकरियों में बहाल किया जाए, ताकि हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, पीएचडी जैसी डिग्री करने के बाद भी हमारे समाज के युवाओं पर नौकरी नहीं है, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि असमान बंटवारा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में खुद लिखा था कि आरक्षण का तभी फायदा है जब वह अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक इसका हिस्सा पहुंचेगा। तो आज जो है बीजेपी सरकार हमारी मांग को अनदेखा कर रही है। बीजेपी सरकार वो सरकार है जिसने 2014 के घोषणा पत्र में यह दाखिल किया था कि जैसे हम सत्ता में आएंगे ऐसी ये वर्गीकरण को जो है नौकरी में बहाल करेंगे। आपकी जो ये यात्रा है ये कहाँ से चली है और कहाँ ख़त्म होगी? हमारी यात्रा सिरसा से चली है 9 जुलाई से, और यह 23 जुलाई को जो है करनाल में समापन होगा दोनों यात्राओं का। और हम सीएम आवास पर जो है ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद हम सीएम से सिर्फ एक ही मांग करेंगे कि डीएससी वर्गीकरण को नौकरियों में बहाल किया जाए। डीएससी क्या है इसका? डीएससी यानी कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वंचित अनुसूचित जातियाँ। भाजपा सरकार, हरियाणा की जो भाजपा सरकार है वो दलितों के लिए, उत्थान के लिए काफ़ी कुछ कर रही है, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे? देखिए, कार्य तो क्या हम कहें, भाजपा सरकार को हम एक अच्छी उम्मीद और आशा को लेकर जो है इसमें सत्ता में लेकर आए थे। हम उस समाज से बिलोंग करते हैं जिस समाज की प्रत्येक विधानसभा में 25 से 30 हज़ार वोट हैं, और हमने जो पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार को वोट दिया था सिर्फ एक उम्मीद पर कि बीजेपी सरकार एससीए वर्गीकरण को बहाल करेगी। और बीजेपी सरकार न जाने क्यों नींद में सो गई है फिर से, उसको जगाने के लिए समस्त डीएससी समाज जो है आज सड़कों पर पैदल चल रहा है। तो ये आपके साथ जो नेता हैं वो क्या मांग उठा रहे हैं मेन आपकी जो यात्रा की? हम तो सिर्फ आम आदमी हैं। हमारे साथ संजय कालवन जी भी एक आम आदमी है, रमेश सरपंच भी एक आम आदमी है। हम आम जन हैं बिल्कुल, हमारे में से कोई भी नेता नहीं है। और हम अब की बार जो क्या है इन यात्राओं में आम आदमी चला है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। ये समाज के मैं तो समाज का हमारे लिए सौभाग्य समझूंगा कि प्रत्येक जिला और प्रत्येक गांव में जो है समाज हमें जो है सपोर्ट कर रहा है और हौसला बढ़ा रहा है हमारा। और सर्व समाज ने जो है समर्थन दिया है इन दोनों यात्राओं का कि हम जो है हजारों की संख्या में कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग जो है करनाल में पहुंचेंगे सीएम आवास पर। आगामी विधानसभा चुनाव में आपके समाज का क्या रुख रहेगा? आगामी विधानसभा चुनाव में हम सरकार को ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दे के आएंगे कि यदि वो समय रहते हमारे आरक्षण को, एससीए वर्गीकरण को यानी कि डीएससी वर्गीकरण को नौकरियों में बहाल करती है तो हम तीसरी बार जो है बीजेपी को सत्ता में लाने का काम करेंगे। वरना यदि सरकार हमारी मांगों को अनदेखा करेगी तो हम बीजेपी सरकार का भी वही हाल करेंगे जो हमारे समाज ने हुड्डा का किया। हाँ जी सर, आप इस समाज को जगाने के लिए आप सिरसा से कैथल आए हैं, तो क्या कुछ कहना है आपका? सर, जो डीएससी समाज की 9 जुलाई को सिरसा से पैदल यात्रा चली है और 23 जुलाई को करनाल में जाने का काम करेगी। इस यात्रा का मेन मकसद है कि जो जाति आरक्षण से बिल्कुल पिछड़ चुकी है और निचले पायदान पर खड़ी है, भाजपा सरकार ने 2014 के अपने घोषणा पत्र में कहा था, बीजेपी सरकार कहती है कि हम दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत पर चलते हैं जो अंतिम व्यक्ति की बात करता है। लेकिन पता नहीं क्यों बीजेपी सरकार आज जो ये 42 की 42 जातियाँ आज अंतिम पायदान पर खड़ी है। इनके पास ना रोजगार है ना किसी और प्रकार किसी आय का साधन है। हम बताना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, पीएचडी किए हुए बच्चे भी घरों पर बैठने पर मजबूर है। आज जो हमारे समाज का युवा है, पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे हमारी बहन बेटियां हैं, वो मायूस हो चुकी है क्योंकि रोजगार है नहीं और हमारे पास रोजगार के अलावा कोई साधन नहीं है।
हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, वर्तमान बीजेपी सरकार ने 2014 के घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सत्ता में आने के बाद जो जातियां आरक्षण से पिछड़ चुकी है उनको आरक्षण में से आरक्षण दिया जाएगा, परंतु बीजेपी सरकार अपने सत्ता के नशे में अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाई। और हम बीजेपी को बताना चाहते हैं, उसे 2019 में भी हमने एक ट्रेलर दिखाने का काम किया था। 2019 के चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाई थी। ये इन 42 जातियों की ताकत है और उसे मात्र 11 महीने की पार्टी से सहारा लेकर सरकार बनाना पड़ा था। वो आज आप देख रहे हैं। और हम बीजेपी सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर वो 2024 तक चुनाव से पहले हमारा वादा पूरा नहीं करती तो हम 2024 के अंदर जो हमने 2019 में ट्रेलर दिखाया था, हम पूरी फिल्म दिखाने का काम करेंगे। ये हरियाणा की खट्टर सरकार में दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? सर, दलित हर तरह से पीछे हुए हैं। दलित का आज जीना मुहाल हो चुका है। वो दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, चाहे वो रोजगार के मामले में हो। और आज बीजेपी सरकार उत्तर पर आप देख रहे हैं, एक मध्य प्रदेश का मामला, एक दलित पर सरेआम एक बीजेपी का नेता पेशाब कर रहा है। ये इसे घिनौने हरकत हो रही है आज हमारी, क्योंकि हम पिछड़ चुके हैं। हम बहुत गरीबी के हालत में जा चुके हैं, हम काफ़ी पीछे हैं, हम बिल्कुल निचले पायदान पर खड़े हैं। बीजेपी को समझना चाहिए और अपना वादा याद करना चाहिए। और अगर वो सच्चे में ही दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत पर काम करना चाहती है तो हमारी इन 42 जातियों के उत्थान के लिए काम करे, उन्हें पूर्ण आरक्षण देने का काम करे। बीजेपी ने हमें आधा अधूरा आरक्षण दिया है, शिक्षा में हमारा आरक्षण लागू किया है। शिक्षा तो हमारे बच्चे पहले भी ग्रहण कर रहे थे। हमारे जो उनके माँ बाप थे 24 घंटे काम करके अपने मुंह का निवाला छीनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन आज वो बच्चे घरों पर बैठने पर मजबूर है। वो माँ बाप निराश हो चुके हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर आप असलियत में दीनदयाल के उपाध्याय के सिद्धांत पर चलने वाली सरकार है तो हमारा आरक्षण जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाए। आज हमारे युवा इस तपती हुई गर्मी में, बरसात में, आंधियों का सामना करते हुए पैदल चल रहे हैं। हम देख रहे हैं आप, क्योंकि ये हमारी बुरी हालत है। आज हम 17 सालों से लड़ रहे हैं इसके लिए। क्या आप आरक्षण को उचित मानते हैं या अनुचित? सर, ये आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये तो एक हिस्सेदारी है और ये उचित है हमारे उत्थान के लिए। जो जातियां बिल्कुल पिछड़ चुके हैं, जिनके पास कोई साधन ही नहीं है, उनका तो एकमात्र रास्ता आरक्षण है। आप हमारे वाल्मीकि समाज के लिए आरक्षण की बात करते हैं, आप क्यों नहीं ये जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज है, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं और ये HCS विभाग के जो चेयरमैन हैं उनकी बात करते हैं? सर, हम आज दाल रोटी की लड़ाई लड़ने पर मजबूर है। कहाँ की बात करेंगे? हमारे पास है क्या जो इतने हमारे बच्चे जो PhD किए हुए बच्चे भी घरों पर बैठने पर मजबूर है? हमारे पास है ही क्या जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करें? आज सरकारें एक अपनी कुर्सी पाने के लिए पैदल यात्राएं कर रही है। वो कभी बाहर जोड़ों के नाम से यात्रा कर रही है, कोई कुर्सी के नाम से। आज राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े आदमी जीरी लगाने की बात कर रहे हैं। उन्हें कुर्सी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारी रोजगार की लड़ाई है। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा चुका है, हमारे बच्चे मायूस हो चुके हैं। हम कहाँ लंबी लंबी बातें करेंगे? क्या यह समाज आने वाले विधानसभा चुनाव में खट्टर सरकार को करारा जवाब देंगे? बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगर खट्टर सरकार अपने वादे पर पूरा नहीं उतरा तो हम सरकार का वो हाल करेंगे जैसे कहते हैं ना कि भेड़ों पर सींग नहीं रहे, सरकार बाट देखती रह जाएगी। जिस प्रकार भेड़ों पर सींग गए हैं उसी प्रकार सरकार भी जाएगी।